गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल अर्चिताज अकेडमी। आज जो है हम सीबीएसई 2026 क्लास 12th की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ वो है आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए बोर्ड के अंदर जो है 9 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज हम जो है अपनी सीबीएसई 2026 वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो लेक्चर मैं है डेडिकेट करता हूँ मेरे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को, जिनको मैं कुछ सर्कमस्टांसेस के चलते हुए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास में। उनके लिए लेक्चर जो है प्योरली डेडिकेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। देखिए इस चैप्टर में और इस सीरीज की एक खासियत है वो बता देता हूँ मैं आपको स्टार्ट करने से पहले, कि इस चैप्टर और इस सीरीज के अंदर हम जो भी चैप्टर कवर करेंगे उन सब की हम एनसीईआरटी को स्कैन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको मैं एक नाम देता हूँ एनसीईआरटी स्कैनिंग। एनसीईआरटी स्कैन करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी ऐसे हाथों हाथ जो है शेयर करता जाऊंगा, और जो भी टॉपिक है वो मैं दोनों आपको नोट्स प्लस एनसीईआरटी से कवर करवाता जाऊंगा, ताकि आपका जो बोर्ड है प्लस जेई जो है वो दोनों मेरे साथ एक साथ कवर हो जाए एक ही लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए जैसा कि डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर मैं बात करूं इसके नाम की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है सर? केमिस्ट्री स्टडी करनी है मुझे इलेक्ट्रॉन्स की। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे स्टडी करना चाह रहा हूँ। अब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो सकता है सर। या तो फ्लो अपने आप हो, या फिर फ्लो आप करवाओ। अपने आप होगा मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और अगर आप करवाते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। तो आपने बोला सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम सिंपली पढ़ते हैं केमिकल चेंज ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल चेंज ऑफ रिएक्शन जो है उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास दो तरह के सेल होते हैं। वो जो सेल हैं वो कौन से दो तरह के सेल हैं सर? पहला है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ेगी केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए। तो आपने बोला सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे होगा? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। तो आपने बोला सर केमिस्ट्री के अंदर ये सेल जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं कि केमिकल रिएक्शन हो के इलेक्ट्रिसिटी मेरे को मिले। इलेक्ट्रिसिटी दे के अगर मैं केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूं तो ये सेल मेरे लिए कोई यूजफुल सेल नहीं है सर। दूसरा जो सेल हम पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हमें पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जिसके ऊपर पूरा मेरा चैप्टर बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है सर जिसके अंदर मेरे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सर। केमिकल रिएक्शंस होगी और जो भी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट होगी। इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। देखिए दो वर्ड आते हैं इसके अंदर, उन दो वर्ड तो अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो आपने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हुई है। स्पॉन्टेनियस वर्ड जो होता है सर, इसमें आता है स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सेल्फ इनिशिएटेड। देखिए वो अपने आप होती है, उसे हम नहीं कराते सर। तो अगर मेरी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो केमिकल रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने की वजह से मेरे पास जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने आप कन्वर्ट होगी, मुझे नहीं करानी पड़ेगी। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए सर? स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। उम्मीद है स्पॉन्टेनियस आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं सर। ये तो था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। देखिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो क्या चीज है, कौन सी ब्रांच है जिसे हम पढ़ते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है ये यहाँ पे, ये अभी तक मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब अपन आगे चलेंगे। सबसे पहला जो सेल आएगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा। दोनों तरह के सेल मैंने आपसे बात करे। तो आइए अपन यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है।
तो अब मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा दिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब ये सब जानते हैं आप कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और सेल जो है वो कैसा होना चाहिए सर? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो आपने बोला सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल कैसा होना चाहिए सर? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ये दो चीजें जो हैं मुझे ध्यान रखनी पड़ती है सर। सेल मेरा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, और ये जो सेल है मेरा इस तरह से वर्किंग में होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है सर? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब अगर मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आने का मतलब क्या है सर? मेरे पास यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, मेरे पास यहाँ पे सर करंट फ्लो आएगा। ये सब बातें मुझे यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी सर। तो आपने बोला सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और कैसे बनता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेटअप की। तो देखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, क्लास 10th में आपने केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस टाइम पे आप ये नहीं जानते कि सर वो जो सेल पढ़ रहे हो आप, वो जो रिएक्शन पढ़ रहे हो आप, वो एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आगे चल के सेल बन जाएगा, ये आप नहीं जानते। क्लास 10th में आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके सामने, Zn प्लस CuSO4 कन्वर्टेड इनटू ZnSO4 प्लस Cu। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन क्लास 10th में पढ़ी हुई है, ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर सर जिंक जो है हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना लेता है। देखिए ये जो सेल है मेरे पास, ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूं तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपने आप होती है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो आपने बोला सर ये जो सेल है ये मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। आइए सेल तो समझते हैं अपन ध्यान से, इसका जो सेटअप है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, एक बीकर मैंने ये यहाँ पे लिया। ठीक है, थोड़ा डायग्राम जो है वो ऐसा बनेगा, कोशिश करूंगा सही बने। मैंने यहाँ पे सर इलेक्ट्रोड लिया, और एक इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे लिया। देखिए ये बात ध्यान रखना आप, कि मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ, आपने बोला सर ये है Zn का इलेक्ट्रोड, और ये जो आपने लिया है ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो ये एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रोड मैं लेता हूँ, ये मैंडेटरी है कि उस इलेक्ट्रोड का ही मेरे पास वहां पे सॉल्यूशन मुझे लेना पड़ेगा। अगर मैं वो सॉल्यूशन कोई दूसरा लेता हूँ तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड नहीं करेगी सर। तो ये मैंने लिया ZnSO4 का सॉल्यूशन, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया CuSO4 का सॉल्यूशन। आपने क्या किया सर? आपने कुछ भी नहीं किया, आपने इन दोनों को एक वायर के थ्रू जोड़ दिया। तो ये मैंने एक वायर लिया, ये इस वायर के थ्रू जोड़ दिया। अब देखिए केमिकल रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, आपको दिख रहा है कि सर Zn यहाँ पे जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, Zn यहाँ पे +2 में जा रहा है, कॉपर यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, कॉपर यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ होता है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये कैसे बनता है और कैसे काम करता है, देखिए ये जनरल सेटअप बनाया मैंने आपके लिए यहाँ पे। तो अगर आपने बोला, यहाँ पे मैं ध्यान से देखता हूँ कि सर Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे ऊपर वाली केमिकल रिएक्शन में ऐसा देखने को मिला। तो Zn जो है वो मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, और वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है यहाँ पे। और उसी के सामने कॉपर जो है, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और कॉपर कन्वर्ट हो रहा है +2 से कॉपर में। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सिनेरियो को आपको दिखाता हूं, तो ध्यान से देखिए। आपने बोला सर यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। फिजिक्स हम सबने पढ़ी है, हम सबको पता है, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होने लग जाता है सर? करंट फ्लो होने लग जाता है। तो ये करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने बोला सर ये जो सेल है, ये सेल मेरे पास बन के तैयार हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ये करंट फ्लो होगा। अब आपने बोला, अदर मैं आपसे पूछता, बताइए ये सेल जो है, ये इसमें मैंने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज कोई एक्सटर्नल सोर्स दिया,
तो आप बोलोगे नहीं दिया सर, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये कैसी है सर, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है मतलब जब ये दोनों आपस में मिले तो अपने आप केमिकल रिएक्शन चालू हो गई, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। तो ये मेरा जो जनरल सेल है ये बन के तैयार हो गया। अब इसमें देखने वाली बात यह है सर कि क्या ये सेल कंटिन्यू काम करता रहेगा। तो आपने बोला सर सेल कंटिन्यू काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये सेल जो है वो अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट सेल क्यों है सर? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होके जाएगा, करंट यहां से यहां आ जाएगा। अब अब ये सर्किट जो है इनकम्प्लीट है, अब ये सर्किट तो कंप्लीट किया ही नहीं। तो अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो आपने बोला सर ये जो करंट है ये बंद क्यों हो जाएगा, पहले इसको अपन समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से सवाल जो है वो थ्योरेटिकल और असर्शन रीजन वाले बनते हैं। तो आइए इसको नीचे समझाता हूं मैं आपको। देखिए आपने बोला ये मेरे पास जो है कंटेनर है जिसके अंदर मेरे पास क्या रखा हुआ है सर, जिसके अंदर आपने मेरे पास यहाँ पे ZnSO4 रखा हुआ है। ये क्या है सर, यहाँ पे ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने यहाँ पे CuSO4 रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे बात करता कि आयंस की, ये जो आयंस डिसोसिएट होंगे, यहाँ पे जो आयन डिसोसिएट होंगे वो होंगे Zn+2 और SO4 2 माइनस, क्योंकि ZnSO4 टूटेगा। यहाँ पे जो आयन डिसोसिएट होंगे सर वो होगा कॉपर+2 और SO4 2 माइनस। अब होगा क्या सर, आपने बोला यहाँ से मेरे पास जो है जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा के यहाँ भेज रहा है, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो आपने बोला होगा क्या सर, धीरे धीरे ये जो जेडन का इलेक्ट्रोड लिया था आपने और ये जो Cu का इलेक्ट्रोड लिया था आपने, तो आपने बोला सर धीरे धीरे होगा क्या, यहाँ पे चेक करो आप। ये जो Zn है ये Zn अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, ये Zn अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। तो सर एक समय बाद क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक समय बाद जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड की बीकर की बात करूं तो Zn+2 की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी SO4 2 माइनस से मुकाबले। तो यहाँ पे आपने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनकी वजह से Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये जो जिंक है ये Zn+2 बन के इस पानी में आना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। इन द सेम वे सर ये जो कॉपर था, ये कॉपर+2 जो था वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बन के डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर कॉपर बन के डिपॉजिट हो रहा है तो आने वाले टाइम पे SO4 2 माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी मेरे पास कॉपर के मुकाबले। तो आपने बोला सर यहाँ पे क्या होगा जब ये कंसंट्रेशंस बढ़ जाएंगी, तो आपने बोला यहाँ पे मेरे पास जो फ्लो है वो रुक जाएगा। देखिए फ्लो कैसे रुकेगा, आपने बोला इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, आपको बहुत अच्छे तरह क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, क्योंकि सल्फेट भी जो है वो कैसा है नेचर में, नेगेटिव चार्ज है सर। तो अगर सल्फेट नेचर में नेगेटिव चार्ज है तो आपने बोला सर आने वाले इलेक्ट्रॉन को सल्फेट रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। रिपेल करने के कारण सर ये जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो होके बंद हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि इस सर्किट के अंदर करंट कंटिन्यूस फ्लो होता रहे। तो कंटिन्यूस फ्लो होने के लिए सर मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगानी पड़ेगी। उन एक्स्ट्रा चीजों को लगाने के लिए अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं तो उन एक्स्ट्रा चीजों को लगाने के लिए एक नाम दिया जाता है कि सर यहाँ पे मुझे सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। यू टाइप की शेप लगानी पड़ती है सर, सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। देखिए मैं आपको ऊपर बना के दिखाता हूँ, ऊपर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये रहा सर। तो यहाँ पे मुझे क्या है, सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। तो सॉल्ट ब्रिज लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो करंट जो है अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो मेरा जो करंट है सर वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपने बोला मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया सर। देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया आपने। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैं क्या करता हूँ सर, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर मुझे जो है सॉल्यूशन भरना पड़ता है अदर अदर जेल के साथ। अदर अदर जेल का मतलब होता है, आपने वैसलीन देखी होगी, वैसलीन टाइप की जेल होती है और उसके साथ मैं यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे KNO3 भरा। KNO3 यहाँ पे भर सकता हूँ मैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये KNO3 अगर मैं यहाँ पे भरता हूँ तो ये KNO3 यहाँ पे टूटेगा सर। ये KNO3 कैसे टूटता है, K+ और NO3- में।
अब आपने मुझे बताया 8 टाइम बाद यहाँ पे सर जो Zn है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Zn+2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी SO4 2- से। और अगर ऐसा होता है तो ऐसा होने की वजह से सर मेरे पास यहाँ पे जो सेल है उसकी वर्किंग में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 8 टाइम बाद यहाँ पे क्या होगा सर, SO4 2- की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी कॉपर+2 के मुकाबले। अगर ऐसा होता है तो आपने बोला मेरे पास जो सेल की वर्किंग है उसमें यहाँ पे रुकावट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब जब ऐसा होता है तब तब मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये जो आपने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या करता है सर, चेक करिए। जब यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो नाइट्रेट है ये शिफ्ट हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। और जब यहाँ पे SO4 2- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो K+ है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहीं से अपने पास जो है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पढ़ने को आता है। तो आइए फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज अपन जो है यहाँ पे देखते हैं। देखिए सॉल्ट ब्रिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज मेरे पास क्या है सर, जो आपने मुझे बताया फंक्शन, देखिए सबसे पहला तो क्या होता है सर, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, सर ये सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया कि जहां पे जून से आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी उस तरफ अपोजिट आयन को शिफ्ट करके वो उस कंसंट्रेशन को खत्म कर देगा। देखिए अगर यहाँ पे सल्फेट मेरे पास बढ़ गए और सल्फेट अगर बढ़ जाता है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आना बंद कर देगा। तो मुझे इस पानी में से, इस सॉल्यूशन में से सल्फेट का हटाना जरूरी है। तो ये K+ क्या करेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा और पोटेशियम सल्फेट बना के यहाँ पे प्रेसिपिटेट सेटल डाउन कर देगा। तो ये जो सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास, K2SO4 बनाने की वजह से मेरे पास जो सल्फेट की कंसंट्रेशन थी वो खत्म हो जाएगी। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद नहीं होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा और ये सेल जो है वो वर्किंग करता रहेगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आपने बोला सर यहाँ पे जब ये मेरे पास सेल क्रिएट हो रहा है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस करंट की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, वो वैल्यू अभी अपन आगे चल के निकालेंगे इस सेल की मदद से कैसे निकालते हैं। बोलो ये चीज क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे चलते हैं सर। तो आपने बोला पहली चीज तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखता है। दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज ये है कि ये यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है लिक्विड लिक्विड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। इसका क्या मतलब है सर, इसको समझना जरूरी है, आइए समझते हैं इसको। देखिए आपने बोला इस बीकर के अंदर मैंने यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैंने कुछ भी नहीं भरा है, ये सॉल्ट ब्रिज खाली है। एक समय बाद क्या होगा, अभी अभी आपने मुझे पढ़ाया, एक समय बाद सर यहाँ पे जो है Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पे SO4 2- की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब देखिए जब Zn+2 और SO4 2- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसके कारण क्या होगा सर, यहां से SO4 2- आना चालू हो जाएगा, यहां से Zn+2 आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे सर बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में ZnSO4 बन जाएगा। तो यहाँ पे ZnSO4 बनने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा अलग, ये एक सेल के अंदर अलग सेल बन जाएगा। और जो मेरे पास वहां पे ऑलरेडी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे उन सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करने लग जाएगा सर, अपोज करने लग जाएगा। तो अपोज करने की वजह से इसका जो भी मेरे पास यहाँ पे सेल पोटेंशियल जो EMF जनरेट होगा वो उसकी वैल्यू को ये कॉन्ट्रडिक्ट करने लग जाएगा, कम करने लग जाएगा। इससे बचने के लिए सर हमें जो है सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये आपने बोला सर मैंने क्या पढ़ाया आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे उसकी वर्किंग होती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब आपने बोला सर इसके बाद क्या है, मेरी एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो आइए उसको मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर ही समझा देता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखिए ये जिंक है मेरे पास, ये मेरे पास कॉपर है, यहाँ पे ये कॉपर जो है और यहाँ पे जो जिंक है इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, Zn+CuSO4 Zn+2 + Cu।
अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ते हैं, जो आपको बोर्ड में पढ़ना है, ये जो सेल होता है सर, ये सेल होता है लोन टाइप का। ये सेल जो है वो लोन टाइप का सेल है, ये मान के चलना आप। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। सर लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, और जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड बन जाएगा, और एनोड का नेचर हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपने बोला सर ये जो चीज है ये लोन टाइप का सेल यहाँ पे हो गया। तो अगर ये सेल लोन टाइप का हो रहा है तो जरा पीछे चलता हूं, मैं वापस दिखाता हूं आपको। अगर लोन टाइप का सेल है, यहाँ पे देखो आप, तो लोन टाइप के सेल में जो केमिकल रिएक्शन आपने लिखी थी पीछे, वो केमिकल रिएक्शन ये थी सर। सॉरी, सॉल्ट की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो आपने बोला सर ये रिएक्शन थी। और अगर आयन सी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपने बोला सर एक ही बात है, दोनों रिएक्शन एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये लीजिए, ये लिखी मैंने। तो अब मुझे यहाँ पे देखना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर यहाँ पे Zn जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो Zn यहाँ पे 0 पे बैठा था, यहाँ पे Zn+2 में बैठा है, यहाँ पे कॉपर +2 में था, यहाँ कॉपर 0 में बैठा है। तो यहाँ पे सर आपने बोला एट एनोड, जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो एनोड पे किसकी रिएक्शन आएगी, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सर Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन। ये जो है मेरे पास, ये क्या है सर, ये मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद आपने बोला सर एट कैथोड, एट कैथोड क्या है सर, एट कैथोड यहाँ पे मेरे पास रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन किसका हो रहा है सर, यहाँ पे कॉपर+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेरे पास यहाँ पे कॉपर बना रहा है। और कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिला, तो आपने बोला सर ये जो सेल है मेरे पास, ये जो कॉम्बिनेशन आपने लिया था Zn+CuSO4 वाला, इस जो सेल का नाम है इसे हम बोलते हैं डेनियल सेल। देखिए, डेनियल साइंटिस्ट था जिसने ये सेल सबसे पहले दिया था, तो इसलिए ये सेल उसी के नाम से जाना जाता है, इसको अपन डेनियल सेल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, आपने बोला ये जो है सेल है सर, ये कौन सा सेल है, ये डेनियल सेल है। अब ये डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपने बोला केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेल जो डिवाइस होता है जिसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इन्हीं को हम गैल्वेनिक या फिर वोलेटिक सेल भी बोल देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि डेनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक और वोलेटिक सेल का जो है एक टाइप है। बोलो समझ में आया चाहिए। फिर ये यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अंदर क्या समझा रहा है सर, इस डायग्राम के अंदर ये आपको समझा रहा है कि यहाँ पे 3 डायग्राम दे रखे हैं उसने मुझे। इन 3 डायग्राम के अंदर वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे, अभी के लिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप समझ लो, बाद में अपन ये पढ़ेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। तो अगर मेरे पास डेनियल सेल बनता है, तो जो डेनियल सेल होता है उस डेनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हुआ। तो जो डेनियल सेल है उस डेनियल सेल के लिए मेरे पास जो है ईएमएफ, उसकी वैल्यू आती है 1.1 वोल्ट। अभी 1.1 वोल्ट कैसे आई सर, ये हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि 1.1 वोल्ट वैल्यू कैसे आती है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि डेनियल सेल के लिए जो वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट आती है। तो यहाँ पे सेटअप लगा रखा है सर, उस सेटअप में कह रहा है कि ये जो डेनियल सेल आपने यूज किया था, इस डेनियल सेल के अंदर मैं क्या करता हूँ जरा ध्यान से देखना। ये मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी लगा दिया। अब ये डेनियल सेल आपने जो यूज ले रखा था, उस डेनियल सेल में आपने बोला सर ये इलेक्ट्रोड था, ये मैंने यहाँ पे वायर जोड़ दिया, ये इलेक्ट्रोड था। अब यहाँ पे जो है आपने बोला सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे मेरे पास करंट का फ्लो हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में और करंट फ्लो हो रहा था इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि ये Zn है और ये Cu है। अब Zn है तो ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। आपने बोला सर इसके लिए जो ईएमएफ वोल्टेज आएगा वो आता है 1.1 वोल्ट, ये एक बार इसलिए मुझे यहाँ पे समझना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया सर, मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, चेक करना मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरीके से एक्सटर्नल वोल्टेज आपको अप्लाई करके एनसीईआरटी में दिखा रखा है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ये कौन सा वोल्टेज है सर, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब आपने बोला ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, मैं इनकी वैल्यूज तो डिसाइड करता हूँ। अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम रखता हूँ,
तो एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है, इसका मतलब क्या है सर? पहला केस है ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट है। तो आपने बोला ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट है, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में आपने बोला, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये बॉक्स है, इस तरफ से 1.1 वोल्ट का फोर्स आ रहा है। तो आपने यहां से जो फोर्स अप्लाई किया, उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1.1 वोल्ट है। तो क्या होगा सर? आपने बोला कुछ नहीं होगा, बॉक्स जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में बॉक्स का मोशन होता रहेगा, बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन द सेम वे सर, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर जो मेरा फ्लो था इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो सेल की वर्किंग थी, ये एज इट इज चलती रहेगी जैसा आपने मुझे पढ़ाया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे पास जिंक टू कॉपर जाएगा, और करंट जो है वो कॉपर टू जिंक आएगा। दूसरा केस आपने लिया, ई एक्सटर्नल की वैल्यू को 1.1 वोल्ट के बराबर कर दिया। अब जैसे ही वैल्यू बराबर करोगे, तो आपने बोला सर इसके अंदर जो पास होने वाला करंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि बॉक्स जो था इधर से भी आपने 1.1 वोल्ट लगा दिया और इधर से भी आपने 1.1 वोल्ट लगा दिया। तो बॉक्स कैसे मूव करेगा? आपने बोला सर बॉक्स मूव करना बंद हो जाएगा। तो अब मेरा बॉक्स मूव नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? फिर आपने बोला सर तीसरा केस जो मैंने लिया है यहाँ पे, वो तीसरा केस क्या है, चेक करो। तीसरे केस के अंदर आपने बोला सर जो ई एक्सटर्नल की वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट से बड़ी हो जाएगी। अब अगर 1.1 वोल्ट से बड़ी वैल्यू कर दिया आपने, तो आपने बोला सर ये बॉक्स था, यहाँ पे लगा रहे थे 1.1 वोल्ट, और यहाँ पे जो ई एक्सटर्नल की वैल्यू आपने लगाई वो इससे ज्यादा लगा दी। तो बॉक्स का जो डायरेक्शन है, मोशन है, वो चेंज हो जाएगा सर, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपने बोला सेल की वर्किंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सर। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हो जाएगा कॉपर टू जिंक, और करंट का जो फ्लो है वो हो जाएगा सर जिंक टू कॉपर। तो हम जब फोन की चार्जिंग करते हैं, तो चार्जिंग करते वक्त हमारे पास जो सर्किट होता है वो सर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि मैं मेरे मोबाइल में जब सर्किट में जब चार्जर लगाता हूं और सॉकेट में डालता हूं, स्विच ऑन करते ही मेरी बैटरी की परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब जो सेल का रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो गई। और जैसे ही मैं उस सेल को निकालता हूँ, उस चार्जर को निकालता हूँ, मोबाइल काम में लेना स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा सेल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, और एक टाइम बाद मेरा सेल जो है वो खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है ये जो मैंने आपको यहाँ पे टर्म बताए, ये जो मैंने चीजें आपको बताई, ये आपको समझ में आई होगी। आपके एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखा है, ठीक है, आराम से तसल्ली से आप इसको नोट डाउन करना, इससे नोट्स बनाना। अब यहाँ पे सर बोल रहा है कि गैल्वेनिक सेल। देखिए गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल क्या है सर? ये एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो रिएक्शन होनी चाहिए वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए। तो ये आपने बोला सर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बात आती है सर, जो आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या बात आती है मेरे पास? कि मेरे पास जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, उन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो गिब्स एनर्जी की वैल्यू होती है, वो गिब्स एनर्जी क्या होता है सर? गिब्स एनर्जी होती है जो स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करती है। तो मेरे पास अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, और आपने बोला डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो चीज दिखाती है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगर मैं आगे चल के इस चैप्टर में अगर डेल्टा जी निकालता हूं इस केमिकल रिएक्शन के लिए, तो आपने बोला मुझे अंडरस्टूडेबल है, समझ में आता है कि वो रिएक्शन मेरे पास कैसी आएगी सर? वो रिएक्शन मेरे पास स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? फिर आपने बोला सर यहाँ पे मेरी एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया। ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ पे, आइए इसको वापस से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए आपने बोला ये जो सेल था मेरे पास, इस सेल की जो रिएक्शन थी मेरे पास, Zn प्लस सी यू प्लस टू कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस टू प्लस सी यू, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वापस लिख देता हूँ। तो देखो एनोड में जो रिएक्शन होगी वो क्या है सर? ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? चेक करो आप ध्यान से। तो ऑक्सीडेशन आपने बोला जिंक का हो रहा है, तो ये जिंक की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दी मैंने। फिर आपने बोला एट कैथोड क्या हो रहा है सर? एट कैथोड रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है सर? कॉपर का हो रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे कॉपर की रिएक्शन लिख दी। अब आपने बोला ये अलग अलग दिखा रहे हो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप चेक करो सर, ऑक्सीडेशन आपने अलग दिखा दिया और रिडक्शन आप अलग दिखा रहे हो। तो अगर ऑक्सीडेशन आप अलग दिखा रहे हो, रिडक्शन आप अलग दिखा रहे हो, तो सर आपने बोला इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंबाइन में तो हम इन्हें बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन,
और ये जब मैं अलग अलग दिखाता हूं तो इनको मैं एक वर्ड बोल देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ रेडॉक्स तपल। रेडॉक्स तपल के अंदर क्या होता सर, ऑक्सीडेशन वाला तपल भी होगा। मतलब एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा तभी वो तपल बनता है। ठीक है सर। तो ये आपने बोला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये इसको मैंने यहाँ से रेडॉक्स तपल बोल दिया, जो मेरी एनसीईआरटी के अंदर वो रेडॉक्स तपल यूज में ले रहा है। देखिए छोटी छोटी टर्म है, ठीक है, ये कहीं काम नहीं आएंगे, ये आपको पता होने चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए है। तो ये यहाँ पे जो रेडॉक्स तपल बोल्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये रेडॉक्स तपल क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद आपने बोला सर जब भी कोई सेल बनता है तो सेल के अंदर मेरे पास यहाँ पे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से वहां पे करंट फ्लो होगा। तो देखिए इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है, हम ऊपर देखा है ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो तब होता है सर जब वहां पे मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं सर, ईएमएफ। या फिर आपने बोला सर क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आप कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं। तो जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ यहाँ पे आएगा तो मेरे पास करंट या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेनियल सेल के लिए आपने बोला सर जो मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू आती है वो ईएमएफ की वैल्यू आती है सर 1.1 वोल्ट। अब ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था, उस सॉल्यूशन के अंदर जो आपने इनकी यूनिट कंसंट्रेशन जो ली थी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया मान लो ZnSO4 और मैंने यहाँ पे लिया CuSO4। देखो इनकी कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मैं इनकी पर्टिकुलर कोई ना कोई मोलैरिटी लूंगा। अगर मोला आपने मान लो 1 मोलर ZnSO4 ले रखा है मैंने, और 1 मोलर CuSO4 ले रखा है मैंने। सर मोलर मतलब मोलैरिटी से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं मैं। तो अगर मैंने ये कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन की ले रखी है, तो आपने बोला सर अदर मेरे पास जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशंस की वो यूनिटी हो जाती है, एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन है। अदर ये सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी हो जाती है। कंसंट्रेशन अगर आप यूनिटी कर देते हो तो जो ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फर्क क्या होता है सर, फर्क कुछ भी नहीं होता, उसके आगे मैं लगा देता हूं E0। E0 मतलब है स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब सर ये प्योर वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू उस सेल की नहीं आ सकती। भाई आपने बोला कि एक चीज मैक्सिमम कितनी वैल्यू दिखा सकती है, तो एक चीज मैक्सिमम इतनी वैल्यू दिखा सकती है कि मैं वहां पे जो लदने वाले उसके ऊपर जो भी फोर्सेस है वो सब नेगलेक्ट कर देता हूँ, सब जीरो कर देता हूँ। तो आपने बोला सर एक व्हीकल जो है वो कितनी स्पीड में जा सकता है, आपने बोला सारे फोर्सेस हटा दो। हटाने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी उससे बड़ी वैल्यू फिर आपके पास नहीं आ सकती। तो आपने बोला जब सारी वैल्यूज मैं हटा देता हूँ, यूनिटी मान लेता हूँ, तो जो वैल्यू प्रोड्यूस होती है उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये सब आपको जो है यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। जो जो मैंने आपको बताया ये सब यहाँ एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। देखिए मैंने इसलिए आपको बोला था एनसीईआरटी की स्कैनिंग कराऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपके पास। एनोड कौन बनता है, कैथोड कौन बनता है, मैंने आपको पढ़ा दिया। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बनता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड बनता है। ये सब हमने यहाँ पढ़ लिया। तो ये उम्मीद है आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। अब आपने बोला सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो आइए इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने की अपन बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जो ईएमएफ आता है, ये ई सेल जो हम निकालते हैं, इस ई सेल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो ई सेल का निकालने के लिए सर मैं यहाँ पे दो तीन फॉर्मूले लिखूंगा आपके लिए समझाने के लिए। देखो सबसे पहले सर ई सेल होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। मतलब जो राइट में है वो माइनस जो लेफ्ट में है वो। आपने बोला सर राइट में कौन है और लेफ्ट में कौन है, तो राइट में जो था वो कैथोड था, लेफ्ट में जो था वो एनोड था। ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख देता हूं। आपने बोला सर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ये भी लिख सकता हूँ। अब आपने बोला ये जो ई रिडक्शन ई ऑक्सीडेशन जो लिखा हुआ है, एक बार इसलिए मैं इसमें स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, ये चीज मैं आपको अभी आगे चल के समझाऊंगा कि ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें स्टार क्यों लगाया था मैंने। तो ये तीन फॉर्मूले आपने बोला हो सकते हैं सर मेरे पास यहाँ पे। अब देखिए ई राइट और ई लेफ्ट, आपने बोला अगर मैं बात करता है यहाँ पे, तो आपने बोला मैंने देखा यहाँ पे
कि अगर मैं डेनियल सेल की बात करता, स्पेशली डेनियल सेल की बात करता हूं मैं आपसे, तो डेनियल सेल में जो राइट पोर्शन था, उस राइट में कौन आ रहा था सर? डेनियल सेल के राइट में मेरे पास कॉपर आ रहा था, मैंने देखा था। और डेनियल सेल के लेफ्ट में मेरे पास कौन आ रहा था सर? लेफ्ट में मेरे पास जिंक आ रहा था। तो ये रिएक्शन थी वहां पे जो हमने ऑलरेडी लिखी थी, और ये रिएक्शन थी जो हमने वहां पे ऑलरेडी लिखी थी। सॉरी, ये देखिए। तो अब मुझे क्या करना है सर? मुझे इनका ईएमएफ निकालना है। तो देखिए, ईएमएफ निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा सर? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट माइनस ई लेफ्ट मतलब सर, ई सेल अगर मुझे निकालना है, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट का मतलब होता है, राइट में कौन आ रहा है सर? राइट में कॉपर आ रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ई कॉपर +2 स्लैश कॉपर, ए रिडक्शन दिखा दिया, माइनस ई लेफ्ट। अब मैं यहाँ पे मैंने स्टार लगाया था, देखिए ध्यान से देखना, होने में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर? मैं यहाँ पे लिखूंगा Zn/Zn+2। तो देखो, ये जो वैल्यू है अगर मैं ये डालता हूं तो ये वैल्यू गलत हो जाती है। मतलब भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो, भले ही रिडक्शन हो रहा हो, जब ई सेल की वैल्यू के लिए आप ईएमएफ की वैल्यू डालते हो, तो दोनों वैल्यू रिडक्शन फॉर्मेट में ही दिखानी पड़ती है। चेक करो यहाँ पे, ये देखो, ये आपने रिडक्शन फॉर्मेट में दिखाई है, ये वैल्यू सही है। अब सवाल आता है कि ये रिडक्शन फॉर्मेट में वैल्यू आप क्यों दिखा रहे हो? तो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पास ई सेल के लिए, तो आपने बोला सर यहाँ पे ई सेल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो कॉपर की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.34 वोल्ट, और जो जिंक होती है इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल जाती है 1.10 वोल्ट। इस तरीके से डेनियल सेल के लिए जो ईएमएफ है वो निकाल सकते हो आप। डेनियल सेल के अलावा कोई भी सेल अगर आप बनाते हो, तो उसका ईएमएफ आप ऐसे निकाल सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि 0.34 और -0.76 वैल्यू आप कहाँ से लेके आए? तो इसके लिए मुझे आपको आपकी एनसीईआरटी में लेके चलना पड़ेगा एक बारी के लिए। तो आपने बोला सर ये जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, ध्यान से देखिए, ये रही सर वो टेबल, जिस टेबल की मैं बात कर रहा था। तो ये जो टेबल मेरी एनसीईआरटी में दे रखी है, पहली बात, ये टेबल जो है सर, ये टेबल मेरे पास रिडक्शन फॉर्मेट में बनी हुई टेबल है। ये टेबल मेरे पास रिडक्शन फॉर्मेट में बनी हुई है। तो रिडक्शन फॉर्मेट में बनी हुई है का मतलब क्या है? आइए दिखाता हूं और देखते हैं। देखिए, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए वैल्यू 0.34 दे रखी है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू ली। फिर आपने बोला सर जिंक की वैल्यू, तो जरा चेक करिए, Zn की वैल्यू जो है यहाँ पे सर वो क्या दे रखी है? रिडक्शन फॉर्मेट में लिखी हुई है। और जबकि Zn था एक्चुअल में हो क्या रहा था सर? Zn था एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो रहा था, पर मेरे पास जो वैल्यूज है वो रिडक्शन फॉर्मेट में दे रखी होती है। तो रिडक्शन फॉर्मेट में वैल्यू मुझे लिखनी होती है, तो वैल्यू क्या दे रखी है सर? माइनस था 0.76। बोलो बात क्लियर है क्या? तो यहां से मैंने वैल्यू डायरेक्ट उठा के और वहां पे पुट कर दी, और वहां से मेरे पास ईएमएफ जनरेट हो गया। अब अगर मैं और किसी भी सेल का ईएमएफ बनाता हूं, तो मैं यहां से वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूंगा। अब आपने बोला ये वैल्यू आई कहां से, और ये वैल्यू कैसे जनरेट होती है, तो इसको अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी की मदद से। उस पे चलने से पहले आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है उससे मैं बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, कुछ और सेल है जिनकी वैल्यू वो यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेल लिया, ये सेल रिएक्शन लिखी हुई है आपके पास। इस सेल रिएक्शन के अंदर मैंने इनका हाफ सेल लिखा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कॉपर कॉपर +2 में जा रहा है, इसका मतलब कॉपर का सर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Ag+ Ag में जा रहा है, इसका मतलब Ag का क्या हो रहा है सर? रिडक्शन हो रहा है। तो आपने बोला एनोड और कैथोड दोनों आपने यहाँ पे ले रखे हैं। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है Ag का, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का। तो अब अगर मैं इसी वैल्यू लिखता, तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लिखता सर? मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये कैथोड में वैल्यू किसकी है सर? कैथोड में मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सिल्वर। तो आइए जरा सिल्वर के लिए वैल्यू देखता हूँ मैं, वहां पे कितनी दे रखी है। Ag+ से Ag में आने की वैल्यू, कॉपर से कॉपर +2 में आने की वैल्यू जो है वो हमें पता है। आइए यहाँ पे चेक करते हैं सर, Ag+ से Ag में आने की वैल्यू जरा चेक करो कितनी दे रखी है सर? 0.80 दे रखी है। बोलो वैल्यू क्या दे रखी है? 0.80 दे रखी है। तो आपने बोला सर यहाँ पे वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा? तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास दे रखी है आपने 0.80।
और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कॉपर के लिए वैल्यू मेरे पास 0.34 होती है, ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैल्यू की, तो देखिए मैं यहाँ पे सेल बनाता हूँ आपके लिए, मैंने सेल बनाया है यहाँ पे, कॉपर प्लस 2 Ag प्लस कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस 2 प्लस 2 Ag। आपने बोला सर कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड पे कौन आएगा, कॉपर आएगा। सर यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है सर, सिल्वर का हो रहा है। तो ये आपने बोला सिल्वर तो रिड्यूस करवा दूंगा, तो ये सिल्वर का रिडक्शन हो गया। ये सिल्वर का रिडक्शन करा दिया। अब आपने बोला सर मैं इसका ई सेल लिखता, तो इसका ई सेल क्या होता सर, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अगर ई कैथोड की वैल्यू देखता मैं, तो ई कैथोड पे सर सिल्वर आ रहा है, इसकी वैल्यू अभी भी देख के आया मैं, 0.80 दे रखी है, माइनस। अब एक दिक्कत है सर, देखो यहाँ पे कॉपर से कॉपर प्लस 2 में जा रहा है और कॉपर से कॉपर प्लस 2 में जा रहा है, तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर में जाने के लिए जो वैल्यू मेरी एनसीईआरटी में दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 0.34 दे रखी है। अगर आप कॉपर का रिडक्शन फॉर्मेट में वैल्यू दे रखी है और आप अगर आप उसको ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो, तो ऑक्सीडेशन फॉर्मेट में उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी सर, उसकी वैल्यू मेरे पास वहां पे आ जाएगी माइनस के अंदर। तो आपने बोला सर यहाँ पे जो एनोड की वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या डाल दूंगा मैं, तो एनोड की वैल्यू में डालता हूँ, तो कॉपर की वैल्यू यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मेट में डालनी पड़ेगी। तो कॉपर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेरे पास डलेगी 0.34। तो आपने बोला सर ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.80 में से 0.34 दिया, तो 0.44 वोल्ट बच गया। तो देखो इतना कम वोल्टेज बच रहा है, इतना कम वोल्टेज मेरे पास जनरेट हो रहा है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो भी आप सेल बनाना चाहो हर सेल मेरे लिए यूजफुल हो, हर सेल मेरे लिए बन जाए। तो ऐसे रैंडम मैं कोई भी सेल यहाँ पे नहीं बना सकता। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी जो अभी तक मैंने आपको समझाया है। आराम से सर नोट ले लीजिए आप, और यहाँ पे एनसीईआरटी को टाइम टू टाइम जो है मैंने आपके सामने यहाँ पे बना के दिखा दिया कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बोले क्लियर है क्या। फिर आपने बोला सर यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है मेरे पास जो आता है सेल रिप्रेजेंटेशन, वो मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे अब आपको सेल जो है वो इसी तरीके से दिखाया जाएगा। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में आपने लिखा राइट और लेफ्ट, तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं सर, राइट और लेफ्ट दिखाने से पहले मैंने यहाँ पे ये दो लाइन बना दी। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। अब सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के बाद आपने बोला सर मुझे दिख रहा है, अगर मैं मेरी बात करता हूँ कि ये जो पोर्शन है ये मेरा कौन सा हैंड है, आप चेक करो। अगर ये पोर्शन की मैं बात करूँ ये मेरा कौन सा हैंड है सर, लेफ्ट हैंड है। और अगर ये पोर्शन की मैं बात करूँ ये मेरा कौन सा पोर्शन है सर, राइट पोर्शन है। अगर आप अपने हाथ के हिसाब से देखेंगे तो ये लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है। तो आपने बोला अगर मुझे यहाँ पे सर वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू लिखनी है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिस सेल का रिप्रेजेंटेशन आप दिखाना चाह रहे हो। तो देखो अगर मैं इसी सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं यहाँ पे जो सेल आपको मैंने दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ रहा है सर, कॉपर आ रहा है, और कॉपर था मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर, अब कॉपर के अंदर भी कॉपर जो होता है सर जब आयनिक फॉर्म में नहीं होता, तो कॉपर की जो फॉर्मेट होती है वो सॉलिड होता है। कॉपर कन्वर्ट होता है कॉपर प्लस 2 में, और ये होता है मेरे पास एक्वस। यहाँ पे सर मेरे पास जो सिल्वर है वो सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है, तो सिल्वर मेरे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है मेरे पास। अब देखो ये जो 2 है, ये 2 मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, ये 2 सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखना आप। एक्वस कन्वर्टेड इनटू एजी सॉलिड। तो ये सर मैंने यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा। बोलो क्लियर है ये। तो आपने बोला ये 2 क्यों हटा दिया सर, क्योंकि 2 मेरे पास जो है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। अब ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, और ये जो पोर्शन है ये राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। अगर मान लो मेरे पास ये सेल दिया हुआ है और सेल से मुझे इक्वेशन बनानी है, तो आपको पता है सर ये जो है ये रिएक्शन कैथोड पे जाएगी क्योंकि राइट साइड लिखी हुई है, ये रिएक्शन जो है ये एनोड पे जाएगी। तो अगर एनोड और कैथोड पे रिएक्शन जाती है, तो देखो मैं यहाँ से रिएक्शन लिखता हूँ इस सेल को देखते हुए। अगर मैं इस सेल को देख के रिएक्शन लिखता, मान लो आपने मुझे सेल दे रखा है, अब इस सेल को देखते हुए अगर मुझे रिएक्शन लिखनी है, तो मेरे पास रिएक्शन क्या होगी सर, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर कन्वर्ट होगा प्लस 2 में, +2 इलेक्ट्रॉन।
कैथोड पे सर रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है सर, एजी का हो रहा है। तो एजी प्लस कन्वर्ट होगा एजी में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब आपने बोला सर वो जो टू आया था वो कैसे आया था, देखो यहाँ पे सर ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो दो है, नीचे जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो वन है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में रेडॉक्स के अंदर सर कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप टू से मल्टीप्लाई करते हो, चेक करो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू टू एजी। अब आपने बोला सर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा, तो जो ओवरऑल रिएक्शन आती है, देखो वो ओवरऑल रिएक्शन क्या आती है सर, ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास जो है यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या आ रहा है सर, चेक करो, सी यू प्लस में टू ए जी प्लस कन्वर्टेड इनटू सी यू प्लस टू ए जी। तो देखो ये वही रिएक्शन थी जो मुझे आपने एनसीईआरटी में पहले दे रखी थी। तो अब जब वो आपसे क्वेश्चन करवाएगा तो वो आपको ये एनसीईआरटी में रिएक्शन किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल की वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब आपने बोला सर मेरे पास एक सवाल आता है मन में कि वो जो टेबल है वो टेबल आपने कैसे बनाई होगी। वो जो टेबल है, कौन सी टेबल की बात कर रहे हो आप, ये जो मेरे पास टेबल बना रखी है आपने, ये रही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल। ये टेबल कहाँ से आई होगी? तो आइए इस टेबल तो समझते हैं कि ये टेबल कहाँ से आई होगी। और ये जो चीज मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके ऊपर वो सवाल पूछता है। तो आपने बोला सर ये टेबल जो है, इस टेबल के पीछे जो हाथ है वो हाथ है मेरे पास शी का। किसका हाथ है सर? शी। हाँ वो शी नहीं है जो आप समझ रहे हो, लड़की नहीं है सर ये लड़की वाली शी नहीं है। ये मेरे पास जो शी है ये क्या है सर, ये है मेरे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो शी है सर, इस शी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो टेबल जो है वो मैंने बनाई है। टेबल सर देखिए साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बना रखी है, आपको तो केवल उस टेबल की वैल्यू को याद रखना है, और उस टेबल की वैल्यू को, उस टेबल की वैल्यूज जो दे रखी है उन टेबल की वैल्यूज को कैसे निकाला गया ये पता रखना है। टेबल आपको याद नहीं करनी। तो आइए इस शी को समझते हैं, इस शी का सेटअप समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये टेबल बनाई होगी। तो देखिए इसका जो सेटअप है वो सेटअप हम बनाते हैं यहाँ पे। तो आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इंडिविजुअल जो सेल होता है पोटेंशियल वो निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हम जो है हमेशा डिफरेंस निकाल सकते हैं सेल पोटेंशियल का। तो वो डिफरेंस ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इंडिविजुअल सेल पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते। आपकी एनसीईआरटी में लाइन जो है वो बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है। अभी मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन दिखा दूंगा। देखिए ये छोटा सा सेटअप है ऐसा, ये जो सेटअप मैं बना रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी में सेटअप बना रखा है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ आपको इसको कि सर ये क्या है। ये आप यहाँ पे सेटअप बना रहे हो, सेटअप के अंदर ये यहाँ पे मेरे पास बीच में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया आपने, और ये यहाँ पे मेरे पास फाइन कोटेड जो हो यहाँ पे होल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सर, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस को मैं यहाँ पे लेता हूँ। इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार होना कंपलसरी है। ये जो सॉल्यूशन है इस चैम्बर के अंदर, ये सॉल्यूशन जो है ये HCl का सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है सर वो 1 मोलर लेना कंपलसरी है। देखो 1 मोलर क्यों ले रहे हो, क्योंकि जो टेबल आप यहाँ से बनाना चाह रहे हो, जो आप इनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हो, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालोगे आप। स्टैंडर्ड वैल्यूज मतलब मैं आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगर कंसंट्रेशन तो यूनिटी मान लेता हूँ तो जो वैल्यू निकल के आती है वो E0 आती है सर, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती किसी भी हालत में। तो आपने बोला इसलिए इसी कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलर HCl यहाँ पे ली है। अब यहाँ पे होता क्या है सर, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो आप इसके अंदर पास करते हो। ये जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है सर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक वायर है, एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है इस हाइड्रोजन गैस को, और कहता है कि आओ मेरी सरफेस पे आके आप केमिकल रिएक्शन करो। और मैं उस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं केवल आपको अपनी सरफेस प्रोवाइड करूंगा जिस सरफेस पे आप आके मेरे पास केमिकल रिएक्शन कर सकते हो।
तो आपने बोला इस केमिकल रिएक्शन के अंदर सर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस आप यहाँ पे भेज रहे हो, ये हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाती है सर मेरे पास यहाँ पे H प्लस में, और यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देता है। अब आपने बोला सर अगर ये H2 तो आप H प्लस आयन में रिलीज कर रहे हो, तो आपने बोला यहाँ पे हाफ H2 लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से सर जो H प्लस आयन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास हाफ ऑफ H2 में। तो अगर अब मैं ध्यान से देखूं, तो आपने बोला सर हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर मैं ई सेल निकालता हूं हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन अगर मैं ई सेल निकालूं, तो सर आपने बोला ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो हाइड्रोजन का ही रिडक्शन करा रहे हो और हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो आपने बोला सर ये हाइड्रोजन का ही रिडक्शन है। हाइड्रोजन का ही रिडक्शन करा रहे हो, हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन करा रहे हो, पर लिखते रिडक्शन फॉर्मेट में है, तो ऑटोमेटिक ई सेल क्या आएगा सर, जीरो आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए जो ई सेल की वैल्यू आती है सर वो क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। बोलो क्लियर है क्या? तो हाइड्रोजन के लिए आपने बोला सर ई सेल की वैल्यू जो है वो जीरो आ गई। अब ये ई सेल की वैल्यू अगर हाइड्रोजन के लिए जीरो आ गई, तो अब मैं क्या करूंगा सर, देखो मेरे लिए दूसरे जो आइडो पोटेंशियल्स हैं निकालना वो बहुत इजी होता है सर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा सर, ध्यान से समझना, मेरे पास दो केस आएंगे यहाँ पे। अब कौन सा केस कैसे आएगा वो अपन डिसाइड करेंगे, और अभी अपन बात करेंगे उसके ऊपर। कि आपने बोला सर यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वो रखा जिसका मुझे ईएमएफ निकालना है, तो ये मेरे पास क्या है सर, ये है अननोन, ये अननोन है। आपने बोला इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ सर, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले सेटअप के साथ। ये लो सर। अब आपने बोला सर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते, तो आपने बोला इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास जो भी ई सेल की वैल्यू आएगी वो केवल और केवल किसकी वजह से होगी, बिकॉज ऑफ उस अननोन सेल की वजह से होगी सर। तो ये जो अननोन सेल आपने रखा हुआ था इसकी वजह से होगी, क्योंकि इसका ई सेल वैल्यू मैं जानता हूं ऑलरेडी हाइड्रोजन के लिए जीरो आता है सर। तो जो भी ई सेल की वैल्यू आएगी वो इसके लिए आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है? अब यहाँ पे आपने बोला केस क्यों बना रहे हो सर, क्योंकि पहले केस में आपने अननोन सेल तो लेफ्ट हैंड साइड में और हाइड्रोजन तो राइट हैंड साइड में जोड़ा। आपने बोला सर केस टू ये भी तो हो सकता है कि मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो जोड़ दूं आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जोड़ दूं मैं वो अननोन सेल जिसके लिए मुझे वैल्यू निकालनी है। ये लो। तो आपने बोला सर उस केस में क्या होगा, ये 1 मोलर HCl की कंसंट्रेशन हो गई, ये मेरे पास वो अननोन हो गया जिसका ईएमएफ मुझे चाहिए। तो आपने बोला सर इस केस में मैं जो है इसका ईएमएफ निकाल लूंगा। तो देखिए अब इस केस में होगा क्या सर, आपने बोला इस केस में मेरे पास इस तरीके से टेबल में जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो अब जो टेबल आपने मेरे सामने बना रखी है उस टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मैं अब आपको वो टेबल जो है वो समझाता हूँ, और जो थ्योरी है वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, एनसीईआरटी रीडिंग जो है वो बहुत कंपलसरी है सर, बहुत मस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल बनते हैं जेई और नीट में भी। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर, वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस ऑफ द टू सेल पोटेंशियल गिवन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया सर, असर्शन रीजन में सवाल यहाँ से बन सकता है। आपने बोला सर यहाँ पे मैंने क्या किया सर, यहाँ पे हाइड्रोजन का ही मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराया है और हाइड्रोजन का ही मैंने यहाँ पे रिडक्शन कराया है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो आपने बोला अगर हाइड्रोजन के लिए मैं सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, तो सी को अपन कैसे सेल रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। देखिए प्लेटिनम आपने इलेक्ट्रोड लिया था स्लैश, आपने बोला हाइड्रोजन का अपन क्या दिखाएंगे, हाइड्रोजन का अपन दिखाएंगे सर रिडक्शन, H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 के अंदर। तो आपने बोला सर ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है किसके लिए, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, चेक करिए।
तो आपने बोला सर ये असाइन कर दिया मैंने, इसको जीरो पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे दे दी। आपने बोला आगे चलता हूँ, कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर लेना कंपलसरी है एट 298 केल्विन जो है रूम टेम्परेचर पे, ये सारी वैल्यूज निकालता हूँ मैं। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट करूंगा, तो आपने बोला सर वहां से मेरे पास इंडिविजुअल कॉपर के लिए निकाली तो 0.34 आई। जब मैंने उसको जोड़ा था कॉपर के साथ, तो सर वहां पे प्लेटिनम तो जब कॉपर के साथ और जिंक के साथ जोड़ा, तो यहाँ पे चेक करो प्लेटिनम तो मैंने जिंक के साथ जोड़ दिया है, तो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकल जाएगी इसके लिए 0.76 वोल्ट। इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी टेबल है, ये पूरी की पूरी टेबल मैंने यहाँ पे निकाली, और फिर मैंने कॉपर और जिंक की वैल्यू की मदद से डैनियल सेल का ईएमएफ निकाल लिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के दिखाया है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो आपने बोला सर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास यहाँ पे जो चीज है ये इस तरीके से निकाला जाता है। क्या कह रहा है सर यहाँ पे, समटाइम प्लेटिनम और गोल्ड यूज एज इनर इलेक्ट्रोड, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन और द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम इज यूज फॉर द हाफ सेल। तो आपने बोला सर ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या गोल्ड आप जो भी यूज में लेना चाहो ले सकते हो। तो H प्लस था, आपने यहाँ पे क्या कर दिया सर, ये H प्लस था, आपने रिडक्शन दिखा दिया है यहाँ पे। और ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपने बोला एक्चुअल में दिखाऊंगा उसको रिडक्शन ही, तो ये रिडक्शन दिखा दिया। तो यहाँ पे रिडक्शन दिखाने के बाद आपने बोला जो हाफ सेल रिएक्शन है सर वो ये लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे इसी मदद से मैं ब्रोमीन का क्या निकाल लूंगा, इसी मदद से मैं ब्रोमीन का यहाँ पे वैल्यू निकाल लूंगा। तो आपने बोला सर यहाँ पे टेबल दे रखी है, जरा इस टेबल को ध्यान से देखते हैं अपन और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इस टेबल तो, कि ये टेबल क्या समझाना चाह रही है। तो कि इस टेबल के ऊपर जो सवाल है सर वो आता ही आता है। और अब जो इस टेबल के अंदर मैं आपको चीजें समझाऊंगा, इस टेबल के अंदर जो समझने वाली चीज है उसको ध्यान से समझना आप। आइए देखिए, सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन तो फोकस करता हूं, तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए सर। आपने बोला हाइड्रोजन आ रहा है सर सेंटर पे, ये रहा, ये हाइड्रोजन मेरे पास सेंटर पे आ रहा है सर। हाइड्रोजन की वैल्यू जीरो है। हाइड्रोजन की वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि आपने बोला सर ई सेल और ई राइट जो होता है वो वहां पे मेरे पास ईएमएफ जीरो आता है। अब जरा चेक करो आप, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी लिखी हुई वैल्यूज हैं उन सबके लिए जो ई सेल है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब ये ई सेल पॉजिटिव कब आ सकता है, आपने बोला सर ई सेल पॉजिटिव आता है तो वहां पे लिखा जाता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब ई राइट माइनस ई लेफ्ट में अगर लेफ्ट वाला मैं हाइड्रोजन लूंगा, सोचना समझना, अगर लेफ्ट वाला मैं हाइड्रोजन लूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी सर इसकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो जो भी ई सेल की वैल्यू आएगी वो ई राइट के बराबर आएगी डायरेक्ट। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या है सर, आपने बोला चेक करो, ऑक्सीजन से ऊपर लिखी हुई जितनी भी वैल्यूज हैं, सॉरी हाइड्रोजन से ऊपर लिखी हुई जितनी भी वैल्यूज हैं, ये हाइड्रोजन तो अपने सामने या फिर ये हाइड्रोजन के सामने, अगर मैं बात करता हूं मान लो इस कॉपर की, तो आपने बोला कॉपर लिया और मैंने हाइड्रोजन लिया। अब मैंने आपसे पूछा बताओ कॉपर और हाइड्रोजन में कौन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है और कौन अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। तो आपने बोला सर साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन जो है कॉपर के सामने खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और कॉपर तो वो रिड्यूस करेगा। क्योंकि कॉपर जो है वो राइट पे लिखा जाएगा और राइट में हमेशा कैथोड लिखा जाता है और कैथोड का हमेशा रिडक्शन होता है, लेफ्ट में हमेशा एनोड लिखा जाता है और एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। बोलो क्लियर है क्या ये चीज? तो आपने बोला सर ये चीज जो है ये मैंने वहां पे रख दी। बोलो क्लियर है क्या बात? तो बताइए, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। और आपको ये चीज और अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए मैं आपको इसको इस टेबल पे लिखवाता हूँ, यहाँ पे नोट्स में देखिए आराम से लिखते हैं अपन, इसको समझिएगा आप। सर इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं, देखो ये जो एनसीईआरटी में सीरीज दे रखी है ये सीरीज पूरी नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बीच में जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन के लिए दे रखी है जिसका ई सेल आपने बोला जीरो होता है। अब हाइड्रोजन से ऊपर लिखी हुई जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए जो मेरे पास ई सेल है वो पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन से लिखा हुआ जितना भी नीचे लिखी हुई वैल्यूज हैं उनके लिए सबके लिए ई सेल वैल्यू नेगेटिव है। अब आप समझो प्रैक्टिकली पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी। आपने बोला प्रैक्टिकली पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी सर जब मेरे पास ई राइट माइनस ई लेफ्ट में हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा। चेक करो यहाँ पे, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट में, आपने बोला था लेफ्ट वाले तो मैं हाइड्रोजन बना दूं और राइट वाले तो मैं अननोन बना दूं। तो मेरे पास ई सेल की वैल्यू जो है वो कैसी आएगी, चेक करो आप। आपने बोला पॉजिटिव वैल्यू आएगी सर।
अब आपने बोला अगर यहाँ पे इसको हाइड्रोजन बनाते हो तो आपने बोला ये जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास जो भी सेल पोटेंशियल आएगा, ईएमएफ डिफरेंस आएगा, वो डायरेक्ट अननोन सेल के बराबर आ जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पर आपने बोला यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली बात है वो क्या है सर, कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो खुद तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब अगर हाइड्रोजन खुद तो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो यहाँ पे जो बची हुई वैल्यूज है वो मेरे पास क्या हो जाएगी सर, जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो रिड्यूस होंगी सर। इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर लिखी हुई जितनी भी वैल्यूज है सर वो रिड्यूस करती है खुद तो। बोलो बात समझ में आई क्या? तो आपने बोला अगर मैं आपसे पूछता कि हाइड्रोजन से ऊपर लिखी हुई जितनी भी वैल्यूज है वो खुद तो रिड्यूस कर रही है, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाए सर आप जो कह रहे हो। तो बताओ सबसे अच्छी वैल्यू जो अपने आप को रिड्यूस करेगी वो कौन होगी? सबसे अच्छी वैल्यू जो अपने आप को रिड्यूस करेगी वो कौन होगी? तो आपने बोला सर जिसका ई सेल सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, जिसका ई सेल वैल्यू सबसे ज्यादा मोर पॉजिटिव होगा, वो अपने आप को रिड्यूस करेगा उतनी ही जल्दी। बोलो ये चीज समझ में आई क्या आपको? वो अपने आप को रिड्यूस करेगा उतनी ही जल्दी। आइए अब मैं आपको इसको एनसीईआरटी टेबल से समझाता हूँ, ध्यान से देखना और समझना मैंने जो आपको बोला है यहाँ पे। तो आपने बोला सर ये जो चीज अपन ने पढ़ी इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, इसलिए अब जरा ध्यान से देखो आप। सर हाइड्रोजन से ऊपर लिखी हुई सारी वैल्यूज पॉजिटिव है आपके पास। अब उन पॉजिटिव वैल्यू में भी मैं चेक करता हूँ, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैल्यूज बढ़ती जा रही है, चेक करो आप। और सबसे बड़ी वैल्यू अगर पॉजिटिव में मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में मुझे जो दिख रही है सर, वो सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में मुझे दिख रही है फ्लोरीन के लिए। चेक करो। जो सबसे बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है वो दिख रही है फ्लोरीन के लिए, ये 2.87। तो फ्लोरीन अपने आप को बहुत जल्दी रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन के सामने। तो आपने बोला रिड्यूस इटसेल्फ वेरी क्विकली या इजिली। तो हाइड्रोजन के सामने ये अपने आप को रिड्यूस करेगा। अब अगर ये अपने आप को रिड्यूस करेगा तो अगर ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो ये सामने वाले को क्या करेगा सर, ऑक्सीडाइज करेगा। अगर मैं हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ जोड़ देता तो फ्लोरीन अपने आप को रिड्यूस करके हाइड्रोजन अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा लेता। अब अगर फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और इसी ट्रेंड को, इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। चेक करो आपके एनसीईआरटी में एक ऑर्डर लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने बोला सर जैसे जैसे ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरे पास रिडक्शन होने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर है वो बढ़ता जाएगा। बोलो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। देखिए ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी हैंड टू हैंड कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज में दिक्कत ना आए। आइए अगले पॉइंट पॉइंट पे चलते हैं सर। जरा हाइड्रोजन से नीचे आओ। हाइड्रोजन से नीचे वैल्यूज नेगेटिव में दे रखी है, और नेगेटिव में भी जब मैं बहुत ज्यादा नीचे चला जाऊंगा तो लोअर में जाऊंगा तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आओ इसको समझते हैं अपन। जब नीचे जा रहा था तो वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, बताओ नीचे वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी सर? आपने बोला ई राइट माइनस ई लेफ्ट करना है। अब राइट में तो जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन और लेफ्ट में जोड़ देता हूँ अननोन सेल जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो। आपने बोला सर ये वैल्यू तो मेरे पास जीरो हो जाएगी, तो जो भी ई सेल की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट अननोन के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है सर, अब इस केस में हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा सर, रिड्यूस होगा। अब अगर हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है तो अननोन सेल जो है मेरे पास वो क्या होगा सर, उसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन के सामने सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अगर हाइड्रोजन के सामने सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सर वो जल्दी ऑक्सीडाइज सेल वो होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। मोर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव, मोर इजली ऑक्सीडाइज, तो वो अपने आप को उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। अब अपने आप को अगर बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर रहा है तो आप बताओ वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा सर, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो आपने बोला सर यहाँ पे चेक करो जरा, एनसीईआरटी में एक ऑर्डर दे रखा था उसने, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट।
तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ मेरे रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो आपने बोला सर वो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरे पास जो है यहाँ पे लिथियम की वैल्यू वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है सर, नेगेटिव में आ रही है। और लिथियम जो है वो बहुत ही पावरफुल मेरे पास यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अगर ये चीज आपको समझ में आई तो आपकी एनसीईआरटी में यही चीज लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ो यहाँ पे। A negative E naught means that the redox couple is strong oxidizing agent than H plus slash H2। तो इसके मुकाबले जो मेरे पास रेडॉक्स कपल है वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है सर, ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा। यही बात है, बताओ। नीचे पढ़ो, ई पॉजिटिव है तो रेडॉक्स कपल जो है वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है सर, वो रिड्यूस जल्दी हो जाएगा। यही दो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई। बोलो, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बोलो, क्लियर है क्या ये? तो सर ये जो चीज है, ये जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया, देखो मैंने आपको ये जो पढ़ाया इसको आप आराम से नोट डाउन करना, अपने नोट्स बनाना। और साथ में ये जो मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई, ये एनसीईआरटी मैंने आपको जो है वर्ड टू वर्ड मैंने जो पढ़ाया नोट्स उसमें आपको पढ़ा दी। ये तीन क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पहले मैं ये होमवर्क डिस्कस करके आपको नस्ट इक्वेशन से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को पढ़िए, अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय करिए और अपना कंटेंट बहुत मजबूत करिए, क्योंकि देखिए 9 मार्क्स का चैप्टर है और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। वो सवाल भी हम करेंगे एक बार हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर समर वेकेशंस।